नाज़रीन, पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वबा का जोर जारी है। पाकिस्तान के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो इस वक्त कोरोना के खिलाफ मरीजों के इलाज मुआलजे में मसरूफ है। लेकिन हमने देखा कि कल रात सर्विस अस्पताल लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जब नर्सेस के दो मुतहारिब धड़ों के दरमियान तनाजा हुआ और उसके बाद एक दूसरे पर लातों का, घूसों का और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। नर्सिंग हॉस्टल के अंदर घुस गई पंजाब पुलिस और हमने देखा कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। और इत्तलात के मुताबिक नर्सेस के एक ग्रुप ने नर्सिंग सुप्रीडेंट फजीलत लाल के तबादले का मुतालबा किया है। सारा मामला है क्या, इस पर बात करें कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरमा सोबिया इसहाक, तर्जुमान है यंग नर्सेस एसोसिएशन पंजाब की। सोबिया, कल क्या हुआ सर्विस अस्पताल लाहौर में? अस्सलाम वालेकुम। जी सोबिया, पहले तो मैं मीडिया के तमाम भाइयों के शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा हमारे जज्बात को आवाज बन के सबके सामने लाते हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि कल हमारे सर्विसेज अस्पताल के हॉस्टल पे पुलिस की रेड हुई थी। जो हमारी सर्विसेज हॉस्पिटल की नर्सेज की लड़ाई हुई थी वो एक निजी मामला था, जिसको उनकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो फजीलत लाल है, उन्होंने एक पार्टी के साथ मिलकर जानिबदाराना फैसला करके एफआईआर कटवाई और उसके बाद पुलिस को लेके हॉस्टल में आ गई। अच्छा सोबिया, इससे पहले कि आप इस मामले को मजीद एक्सप्लेन करें, क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि ये दो नर्सेस के दरमियान किस तरह का निजी मामला था कि उसमें पूरा हॉस्पिटल, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो गई? एक्चुअली ये कोई निजी मामला हम नहीं कह सकते। मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई थी, एक छोटा सा तनाजा जो कि मेस में मौजूदगी की वजह से पेश आया था। मेस में खाने की वजह से दो लोगों के दरमियान पेश आया था, जिसमें एक पार्टी ये कहती थी कि वो मेस चलाना चाहती है, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने भी अलाउ किया हुआ था, प्रिंसिपल ने भी अलाउ किया हुआ था। लेकिन दूसरी जो पार्टी थी वो कैंटीन सिस्टम लाना चाहती थी, जो कि बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत करते थे। ठीक है, इस बात पे दोनों फ्री कैन में लड़ाई हुई और बाकी हालात उसके बाद जो आए, इस बात पर दो नर्सेस के दरमियान लड़ाई हुई, जिसके बाद सारी नर्सेस जो हैं उस लड़ाई का हिस्सा बन गई। सोबिया, आप ये कहना चाह रही हैं? सारी नर्सेज तो नहीं कह सकते, चंद नर्सेज उस लड़ाई का हिस्सा बनी जो वहां मौजूद थी। हमारे लिए ये यौम स्याह था, हमारी जो वर्दी का तकद्दुस पमाल हुआ, दोनों तरफ की फरीकियां हमारी ही बहनें थी। हम किसी को ये नहीं कहते कि वो गिल्टी हों, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अनअहली का सबूत दिया गया, उसके बाद पुलिस का उस इमारत में दाखिल होना जहां सिर्फ फीमेल स्टाफ रहती है, वह नाकाबिले बयान है और नाकाबिले माफी जुर्म है। नहीं, नर्सिंग हॉस्टल के अंदर लड़ाई हो रही हो, इसका मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है सोबिया के सिवाय इसके कि वो पुलिस को कॉल करे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि नर्सिंग हॉस्टल में लड़ाई हुई थी 2 तारीख को, ठीक है, और उसके बाद एफआईआर कटी, जो कि इतनी चोटें नहीं आई थी कि उस पर एफआईआर कटवाई जाती। एक्चुअली जो वहां की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, उसने जानिबदाराना फैसला करके इंक्वायरी करवाई हमारे डीजी नर्सिंग से, और उन्होंने वो सारी रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ को भेज दी। उन्होंने गैर जानिबदाराना फैसला नहीं किया, दोनों पार्टियों को बिठा के इंक्वायरी नहीं करवाई। उसके बाद ये हुआ कि एक पार्टी जिन्होंने एफआईआर कटवाई थी, उनके साथ मिलके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पुलिस लेके हॉस्टल में तशरीफ ले आई। अच्छा, आपको सोबिया क्या लगता है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आपकी मुखालिफ पार्टी के साथ क्यों हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो मेरी मुखालिफ पार्टी है या किसी दूसरे की मुखालिफ पार्टी है, वो भी हमारी ही बहनें हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने सिर्फ ग्रुपिज्म को उसने प्रमोट किया, फेवरेटिज्म को प्रमोट किया है। अगर कोई 2 ग्रुप लड़ रहे हैं किसी कस्टोडियन की मौजूदगी में, तो बजाय इसके कि वो उसके दरमियान सुलह करवाए, उन्होंने एग्जैजरेट किया उस चीज को। आप समझ रहे हैं ना ये बात कि वो एक ग्रुप के खिलाफ दूसरे ग्रुप के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने खुद उस इमारत में ताले लगवाए, नर्सिस को ये रुमाल बनाया, उनको पकड़ के घसीटा और ग्राउंड फ्लोर पे लेके आए। अच्छा सोबिया, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा कि उस नर्स को इतनी ज्यादा चोटें नहीं आई थी जिसका जिक्र एफआईआर में किया गया। क्या आप लोगों की जानिब से उस नर्स पर तशद्दुद भी किया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी किसी भी नर्स ने किसी भी दूसरी नर्स पे तशद्दुद नहीं किया। वो जस्ट मामूली खराशें थी।
एमएलसी की रिपोर्ट भी नहीं बनी थी, 2 दिन तक कोई किसी ने उनकी एमएलसी नहीं काटी। उसके बाद जो उनकी एमएलसी कटी है उसमें सिर्फ खराशों का जिक्र है। ये खराशें क्या मुंह पर आई थी? नहीं, एक के फोरहेड पे आई थी और एक के शायद हाथ पे आई थी। नहीं, फोरहेड भी तो मुंह का हिस्सा होता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर लड़ाई इस नौबत तक पहुंच गई है कि किसी के माथे के ऊपर नाखून से निशान डाले गए, खराशें डाली गई, और उसके बाद आप ये कह रही हैं कि वो मामूली नौयत की चोटें हैं। हमारी इतलात के मुताबिक एक दूसरे के ऊपर लातों का, मुक्कों का, घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, एक दूसरे के बाल नोचे गए। जब एक नर्सिंग हॉस्टल के अंदर ये सिचुएशन होगी सोबिया, तो अगर आप भी उस नर्सिंग हॉस्टल की सुप्रिटेंडेंट होती तो आपको भी एक पार्टी की साइड तो लेनी पड़नी थी ना। देखिए, जिस पार्टी की साइड नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट ने ली है वो ही पार्टी मेस में तशरीफ लाई थी। ना वो मेस का हिस्सा थी, ना ही उनके पास मेस की मेंबरशिप थी। उन्होंने ही मेस में आके हमला किया था। अगर सेल्फ डिफेंस में किसी ने 2 थप्पड़ लगा दिए तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर में कोई आएगा, आप सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर भी कर देते तो सेल्फ डिफेंस है ना। लेकिन उस सेल्फ डिफेंस करने वाले को भी तो कुछ चोटें आनी चाहिए ना सोबिया। बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने एफआईआर नहीं कटवाई। उन्होंने एमएस साहब से मिले, एमएस साहब ने कहा कि हम आपके दरमियान सुलह करवा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। इससे पहले कि सुलह होती दूसरी पार्टी ने एग्जैजरेट कर दिया इस मसले को। अच्छा सोबिया, आप मेरे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहसिन अलवी भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, आपकी इतलात के मुताबिक, तहकीकात के मुताबिक ये सारा क्या मामला पेश आया नर्सिंग हॉस्टल में? जी, वैसे ये बेसिकली मसला ये है कि जो नर्सिंग हॉस्टल का मेस है उसके ऊपर कब्जे की लड़ाई है। दोनों ग्रुप ये चाहते हैं कि नर्सिंग का जो हॉस्टल का जो मेस है उसके ऊपर उनका कब्जा हो, उनके ग्रुप के नर्स जो है वहाँ पर तैनात हो ताकि वहाँ पर उनको खाने पीने में आसानी रहे। इसके अलावा कोई मसला नहीं है। 2 साल से एक ग्रुप वहाँ पर तैनात था। 2 जुलाई को ये इस बार की 2 तारीख को जो है नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की जानिब से नई 2 नर्सेज जो है इनको वहाँ पर तैनात किया गया। जब वो 4 महीने वहाँ पर गई है तो इन दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़ा पेश है, और ये सिर्फ इस एक वाक़े की वजह से झगड़ा पेश नहीं आया। इसके लिए एक पूरा बैकग्राउंड है। अस्पताल के अंदर 2 ग्रुप हैं, शमशाद न्याजी ग्रुप और नुसरत चीमा ग्रुप। ये दोनों ग्रुप जो है पूरी सियासत के अंदर, अस्पताल के अंदर अपनी इजारादारी चाहते हैं, और ये शमशाद न्याजी ग्रुप जो है इसको पूरी सपोर्ट हासिल है ग्रैंड अलायंस की, और ये अच्छा काम कर रहे थे काफी अरसे से जो है नर्सेज के मामला के लिए। लेकिन सर्विसेज अस्पताल के अंदर नुसरत चीमा ग्रुप जो है बाद में आया, उसके आने के बाद काफी ज्यादा मसाइल हुए, और ये दोनों ग्रुपों की आपस में तलखी के जो वाकयात हैं, जो एक हिस्ट्री है वो पूरी है, और काफी हद तक मामला चले आ रहे हैं। न सिर्फ इस एमएस के दौर में बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे मामला के ऊपर इनके अपने अपने जो झगड़े चलते रहे, जिसका नतीजा अब ये निकला है। ये जैसे 2 जुलाई को नई नर्सेज को चार्ज मिला है, वो हॉस्टल मेस के अंदर अपना चार्ज लेने के लिए गई है, तो वहां पर ये लड़ाई का जो मामला है वहां पर पेश आया। और ये सिर्फ मामूली चोटें नहीं थी, अच्छा खासा तशद्दुद किया गया उन नर्सों के ऊपर, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जो फजीलत लाल नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने पूरी साइड ली, मुबैना तौर पर नुसरत चीमा ग्रुप की एक ग्रुप को सपोर्ट किया। इब्तदाई रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई थी उसके अंदर भी एक ग्रुप को सपोर्ट किया, और उसके बाद अब जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी जो फाइंडिंग है वो तकरीबन सेम वैसी हैं जैसी कि पहले आई थी। तो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के साथ भी इनके मामला काफी अर्से से खराब है, और न सिर्फ ये शमशाद न्याजी ग्रुप बल्कि दूसरे ग्रुप की कुछ नर्सें भी चाहती हैं कि जो फजीलत। तो मोहसिन, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें कुछ नर्सेज को नामजद किया गया है, उनके नाम आए? एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 बार जो है वहां पर नर्सिंग हॉस्टल के अंदर गई है। कल रात को बाकायदा तौर पर छापा मारा गया। आज दोपहर में नुसरत चीमा ग्रुप की तरफ से दोबारा से 15 के ऊपर कॉल की गई, जो कि बजाय तो ये लगता है कि बिला वजह थी, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार, जिसमें मेल फीमेल खवातीन मर्द दोनों पुलिस जो तादाद है बड़ी तादाद में, वो नर्सिंग हॉस्टल के अंदर गए। लेकिन आज जाते ही थोड़ी देर के बाद वापस आ गए क्योंकि मीडिया वहां पर मौजूद था। कल रात को बड़ा छापा मारा गया था, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं करने दिया एमएस ने और प्रिंसिपल ने, और ऊपर से जो हायर हुक्काम है वो भी रास्ते में थे, जिसकी वजह से किसी भी नर्स को गिरफ्तार करके नहीं ले जाने दिया गया। लेकिन ये जो एफआईआर कट गई है उसके बाद अब उस ग्रुप का ये मौक़िफ़ है कि ये मामला जो कानून और इनके लोगों के दरमियान है। लेकिन अब एक ग्रुप की जानिब से अस्पताल के अंदर वहां पर धरना दे दिया गया है। फजीलत नाज जो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट है उनके दफ्तर के बाहर, जाहिर बात है उनके साथ काफी रिजर्वेशन है। तो मोहसिन, अगर पुलिस को कॉल किया गया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, तो बाद में उसी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुताल्लिका लोगों को गिरफ्तार करने से रोक दिया, ये बड़ा अजीब मामला है। नहीं, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कॉल नहीं की गई 15 के ऊपर या पुलिस को। ये जो दूसरा ग्रुप है ना, नुसरत चीमा ग्रुप जो है, उनकी तरफ से कॉल की गई थी, और उसके बाद पुलिस आई है आज।
कल तो एफआईआर हो गई ना, कल तो जो रात को छापा पड़ा है उससे पहले तो एफआईआर हो गई थी, लेकिन आज दोबारा से उनकी तरफ से कॉल की गई है पुलिस को। उसके बाद आज फिर पुलिस एहलकार जो कि कल से वहां पर तैनात है अस्पताल के अंदर थ्रू और बड़ी तादाद में खवातीन पुलिस एहलकार, एक कमेटी रूम वहां पर है, वहां पर बैठे हुए हैं, सारा दिन वहां पर बैठी रही है। और मेल पुलिस एहलकार। अच्छा, आप जरा रुकिएगा सोबिया इसाक, मुझे आप बताइएगा कि आप नुसरत चीमा ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं? मैं शमशाद न्याजी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हूँ। जी, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आप शमशाद न्याजी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं और आपने अपनी ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एफआईआर अभी दर्ज करने की अपील की है, उनका तबादला करने की भी अपील की है, तो ऐसे माहौल में क्या आप लोगों के जो मरीज हैं जो पूरे पाकिस्तान से आपके हॉस्पिटल में इलाज करवाने आते हैं, क्या वो सफर नहीं करेंगे सोबिया? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी ही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की है, बिल्कुल भी नहीं एफआईआर दर्ज की। अगर हमने करवानी होती तो उसी दिन करवाते जिस दिन ये लड़ाई हुई थी। हमारे ग्रुप की तरफ से किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि फजीलत लाल का ट्रांसफर हो जाए या टर्मिनेट हो जाए या उनकी इंक्वायरी हो जाए, तो हम सिर्फ ये इसलिए चाहते हैं कि बड़ी देर से बहुत सारी नर्सेज की वहाँ ये रिजर्वेशन थी, उन्होंने वहाँ रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ था, करप्शन की वजह से हम ये चाहते हैं। लेकिन अब कल की रेड के बाद तो उन्होंने जब चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया तो वहाँ यहाँ मौजूद बहुत सारी नर्सेज की ये रिजर्वेशन है कि उनको अपनी हेड के तौर पे, अपनी जो है कस्टोडियन के तौर पे ये सोबिया, जब एक नर्सिंग हॉस्टल के अंदर लड़ाई हो रही हो, काफी ज्यादा चोटें आई हो लोगों को, तो फिर ये एक डायरेक्ट पुलिस केस भी बनता है। जब पुलिस को खुद नहीं आई पुलिस, वहां पर पुलिस को कॉल किया गया, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस की जानिब से खवातीन एहलकारों की मौजूदगी में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया गया। इससे पहले आपको गलत समझ जी 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 आप मेरी तस्दीक करें। गलत समझ रहे हैं। एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी, ना एमएस को मालूम था उसके बारे में, ना प्रिंसिपल साहिब को मालूम था उसके बारे में। एमएस प्रिंसिपल कल रात वहां मौजूद नहीं थे जब वहां पुलिस तशरीफ लाई, और मेल पुलिस टीम के अंदर क्यों जी? एक सेकंड मोहसिन जी। जी सोबिया, और मेल पुलिस जो है वो फीमेल हॉस्टल के अंदर आई, सिर्फ फीमेल पुलिस नहीं आई, उसके साथ मेल पुलिस भी चार दीवारी के अंदर आई। आपको पता है ये तो हमारे पाकिस्तान का किसी आइन, किसी कानून में नहीं लिखा। ये गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी जुर्म है कि चार दीवारी के अंदर मेल पुलिस आए और उसके बाद वहाँ की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ये वीडियो वायरल हो कि आपको ये कह रही हो कि दरवाजे लॉक कर दे। नहीं चले, पाकिस्तान की पुलिस तो कानून को कुछ समझती नहीं है, ये तो मुताबिद वाकयात में साबित भी हो चुका है। मोहसिन अलवी, आप क्या एड ऑन करना चाह रहे हैं? इसमें मिसहैंडल किया पुलिस में सारे मामले को। हुआ ये है कि जब एफआईआर दर्ज होगी तो पहले फजीलत लाल ने जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने, तो उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ लिखा था उसमें ये रेफरेंस किया था कि जिस तरह प्रिंसिपल और एमएस ने उनको ये रजामंदी दे दी है कि इस मामले के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई, जो कि उन्होंने खुद अपने तौर पे लिखा। ना प्रिंसिपल को इस मामले का पता था, ना एमएस को पता था। अपने तौर पे उन्होंने एक ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए ये बीच में पैराग्राफ लिख दिया कि दोनों जो हायर अथॉरिटीज हैं वो इसके ऊपर राजी हैं कि इसको पुलिस केस बनाया जाए। लेकिन अगले दिन जैसे प्रिंसिपल ने उनसे इसके ऊपर वजाहत तलब की तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाद में उन्होंने उस मामले को, उस पैराग्राफ को इब्तदाई रिपोर्ट से खारिज कर दिया। यानी कि अपने तौर पर एक ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा कि हमारी तमाम जो हायर अथॉरिटीज है वो राजी है इसके ऊपर एफआईआर के लिए। उसके बाद जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली तो ये एक कानून है कि आप किसी भी सरकारी इदारे के अंदर, किसी भी सरकारी जगह के ऊपर, वहां पर जो इमीडिएट अथॉरिटी है उसकी मर्जी के बगैर, उसके इल्म लाए बगैर आप वहां पे एंटर नहीं हो सकते। लेकिन पुलिस ने 2 बार अटेम्प्ट किया और दोनों बार एमएस की मर्जी के बगैर अटेम्प्ट किया, उसको बताए बगैर अटेम्प्ट किया। ना प्रिंसिपल को पता था, ना एमएस को पता था। तो जैसे उनको पता चला उसके बाद वो हरकत में आए और लोगों को वहां पर गिरफ्तार करने से तो मोहसिन, आपकी इत्तलात के मुताबिक पुलिस नर्सिंग हॉस्टल के अंदर क्या करके आई, क्या उसने अचीव किया अंदर दाखिल होके? पुलिस ने वही अचीव किया जो हमारे मामले में करते हैं जिल्लत, यही अचीव किया और तो कुछ नहीं किया। ना वो गिरफ्तारी वहां से हुई, जैसे ही हायर अथॉरिटीज के मामले इल्म में ये बात आई है तो वो फौरन एक्शन में आए और उनको रोक दिया। और आज जब दोबारा पुलिस वहां पर गई है तो फीमेल खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ मर्द पुलिस वाले भी मौजूद थे, जो उनकी अथॉरिटीज थी, ऑफिसर थे, वो मर्द थे। अच्छा, तो इसके मुझे जरा वक्त दीजिएगा मोहसिन सोबिया, आप बताइएगा कि आप इस मामले को सुलह सफाई के साथ खत्म करना चाहती हैं ताकि हॉस्पिटल का जो माहौल है दोबारा से बहाल हो सके? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एज ए स्टाफ नर्स या एज ए नर्सिंग ऑफिसर मैं ये जरूर चाहूंगी
कि ये तमाम मामला फामो तफहीम से हल हो जाए, लेकिन जो हालात वहाँ पैदा कर दिए गए, जिस नहज से उन हालात को पहुंचा दिया गया है, तो वहाँ के लोग ही ये नहीं चाहते कि उनकी जो एचओडी है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, वो इस औरत को देखा जाए। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा था, मैडम यास्मीन राशिद से यही मुतालबा था, सेक्रेटरी साहब से यही मुतालबा था कि एटलीस्ट वो मैडम फसीलत लाल को तो यहाँ से अच्छा सोबिया, आपने अपनी गुफ्तगू में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल के ऊपर करप्शन चार्जेस भी आयद किए। किस तरह की करप्शन वो करती हैं, कुछ बताना पसंद करेंगी आप? एक्चुअली जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ये पहले थी तो वहां से इनकी बहुत सारी हिस्ट्री आपको पता चल सकती है, आपको हमसे ज्यादा बेहतर पता होता है। नहीं तो सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने किस तरह की करप्शन की है जिसके ऊपर आप लोग सरापा के जाते हैं? यही तोहफे तो लेना और दूसरों से ड्यूटी के मामलात में ये सब चीजें लेना, इसी तरह की, और क्या। लेकिन अगर आपको बुलाया जाए तो आप इस बात को साबित कर सकती हैं सोबिया? देखिए जी, एमएस ऑफिस के अंदर बाहर और इसके बाद नर्सिंग जो हमारा एरिया है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एरिया, वहाँ कैमराज लगे हुए हैं। आपको अगर चाहिए वीडियोस तो आप वहाँ से निकलवा लें, आप वहाँ देख सकते हैं कि कितने तोहफे तो क्रिसमस के दिनों में या दूसरे दिनों में वहाँ ले जाए जाते हैं। हम लोग इसी चीज के खिलाफ हैं। हमें अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पे ऐसी कोई भी हमारी सीनियर नहीं चाहिए जो फेवरेटिज्म करे, जो ग्रुपिज्म को प्रमोट करे, जो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर लड़ाइयों को प्रमोट करे, एक ग्रुप के साथ मिलके वहाँ रेड करवाए और दूसरे ग्रुप को अंदर लॉक कर दे। हमें ऐसी कोई भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नहीं। और अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, यही नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रहती हैं, तो फिर आप क्या करेंगी सोबिया? हम वहाँ धरने पे बैठे, हम बैठे रहेंगे। अच्छा मोहसिन, ये जो एक सेकंड मोहसिन, ये जो सारे इल्जामात लगाए गए हैं सोबिया की जानिब से, इस तरह के मुतालिक आपके पास कुछ इत्तलात हैं? ये मुबैना तौर पर तो वैसे ही देखने में आया जो ये बात कर रही हैं। पिछले दिनों में क्रिसमस में भी यही कुछ देखने में आया था, लेकिन मसला ये है कि इसके अलावा तोहफे टाइप के साइड पे रखने, जो प्रोफेशनलिज्म है उसके हवाले से पूरी नर्सेज जो है उनको काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है फजीलत लाल के ऊपर। न सिर्फ उनको तहफ़्फ़ुज़ात है बल्कि जो वहाँ पर एमएस है, जो हायर अथॉरिटीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तकरीबन सब के सब जो लोग हैं उनको उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है। और पिछले दिनों में इनका तबादला हो चुका था, लेकिन ऑर्डर होने के बाद दोबारा से उसको जो रुकवा दिया गया या रोक दिया गया, जो भी मामला है, क्योंकि कहा यह जाता है कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं, ऊपर तक जाते हैं, तो इस वजह से इनको कहलाता नहीं आता। तो तहफ़्फ़ुज़ात तो सबको है उनके काम के हवाले से, उनके प्रोफेशनलिज्म हवाले से। और ये जो मामला पेश आया इसमें तो खुल के उनकी जानबदारी सामने आई है। इब्तदाई रिपोर्ट से लेकर फाइनल रिपोर्ट तक सारे मामलात में वो एक ग्रुप के साथ खड़ी नजर आई हैं। पुलिस को ऐलान ना करे लेकिन नजर तो सब कुछ आता है। तो एक ग्रुप को बाकायदा तौर पर सपोर्ट करती आई हैं, अब दूसरा ग्रुप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिस ग्रुप को सपोर्ट करती हैं उसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ये तो मौसम, अगर शमशाद लाल के तबादले तक ये सारा ग्रुप फजीलत लाल के तबादले तक ये शमशाद न्याजी ग्रुप जो है अगर धरना देता है तो कितना नर्सिंग स्टाफ जो है वो हॉस्पिटल से माइनस हो जाएगा? अभी तो इन्होंने वैसे इब्तदाई तौर पर तो ये ऐलान कर दिया है कि ये अपनी खिदमात सर्विसेज विड्रॉ करने हैं और सिर्फ इमरजेंसी के अंदर और जो आईसीयू वार्ड है वहाँ पर नर्सेज काम कर रही हैं। और धरना उसी दफ्तर के बाहर दिया गया है और इनको जीएचए की सपोर्ट भी एक तरह से हासिल है। तो जब तक ये लगता है ये कि एक दो दिन के अंदर तबादला जो है वो फजीलत लाल का कर दिया जाएगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अच्छा सोबिया, मुझे आप बताइएगा कि आप लोगों को मुख्तलिफ मेडिकल तंजीमों की हिमायत हासिल है इस धरने में? एक्चुअली जैसा कि ये आपको मालूम है, मोहसिन साहब भी आपको बता रही हैं कि हमारा जो ग्रुप है शमशाद न्याजी का ग्रुप जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस का हिस्सा है। जिस तरह से किसी भी मुश्किल में कोई आपका बहन भाई आपके साथ खड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से ये वाईडीए का मसला नहीं है, ये पैरामेडिक्स का मसला नहीं है, ये सिर्फ यंग नर्सेज एसोसिएशन का मसला है, लेकिन वो हमायत के तौर पे हमारे साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हैं और हमेशा खड़े होंगे। तो आपको नहीं लगता सोबिया इससे हॉस्पिटल के अंदर जो मौजूद पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा सफर करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक किसी जो वर्कर है उसको मेंटली सेटिस्फाई ना किया जाए, उसको रिलैक्स माहौल ना दिया जाए, वो किस तरह से काम कर सकता है आप सोच नहीं सकते कि वहाँ की नर्सेज किस तरह की स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना कर रही हैं। बहुत सारी देर से उनको रोस्टर की मुश्किलात का सामना है, उनको मेस की मुश्किलात का सामना है। आपको क्या लगता है कि मेस के बार बार एक ही मसले को सामने आना ये नॉर्मल बात है? ये नॉर्मल नहीं है। वहाँ की लड़कियां स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ड्यूटी करती हैं,
है और ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताते चलो, जिस तरह से कोरोना की पेंडेमिक है, हम अपनी सर्विसेज सारी की सारी विड्रॉ नहीं कर रहे। कल हमने प्रेस रिलीज दी, उसमें भी बिल्कुल यही लिखा है कि हम 6 आईसीयूज हैं, हम किसी आईसीयू को नहीं छेड़ेंगे। हमने मेडिकल वार्ड में जो पेशेंट है उधर भी स्टाफे छोड़ी हैं। हमने सिर्फ चंद स्टाफ हैं जो अपने साथ रखी है, अपनी सिर्फ चंद थोड़े। बहुत शुक्रिया सोबिया इसहाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन अलवी आपका। नाज़रीन, जरूरत इस बात की है कि महकमा सेहत और अस्पताल के जो हुक्काम है इस मसले को संजीदगी से जल्द से जल्द हल करें ताकि इन नर्सेज की शिकायत का अजाला किया जा सके। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। नाज़रीन, जब पिछले साल गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग इतनी नहीं थी, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कारनामा था। और इस साल जब बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है तो ये सब कुछ नवाज शरीफ की हुकूमत पर डाला जा रहा है कि उसने डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर नहीं किया। इत्तलात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार है वो 20,200 मेगावाट और इसके अलावा जो पाकिस्तान की तलब है वो भी 20,200 मेगावाट है। अगर पाकिस्तान के अंदर तलब और रसद का निज़ाम बराबर है तो उसके बावजूद क्यों लोड शेडिंग की जा रही है, इसी सारे मामले पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक ज़हूर आवान साहब, नायब सदर ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA के। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन करेंगे अदनान अजीज, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अदनान, लाहौर के किन किन इलाकों में कितनी कितनी लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल अवैध, अभी आपने जो बात की है कि किन किन इलाकों में लोड शेडिंग कितने कितने घंटे हो रही है, आप ये देखें कि कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। क्योंकि जो लेस्को चीफ है वो ये दावा करते हैं कि हमने शहर से लोड शेडिंग खत्म कर दी है, लेकिन इसकी जो सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल ही बरक्स है। असल इशू ये है कि जब आपको पता होगा, जब आपको भी याद होगा, जब सर्दियां स्टार्ट होते हैं तो ये एक शटडाउन के नाम से प्रोग्राम जारी करते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं लेस्को वाले। इसका सिर्फ काम ये होता है कि जितने भी ग्रिड स्टेशन है लाहौर शहर में और जितने भी फीडर्स हैं उनको ऑपरेशनल करने के लिए वहां पे जो मेन तारे हैं, जो बोसीदा तारे हैं, उनको तब्दील किया जाता है। दूसरे नंबर पे जो गुंजान आबादी है वहां पे जो ट्रांसफार्मर लगे हैं 200 kV के, क्योंकि वहां पे जब ओवरलोड होते हैं उनको भी तब्दील करके 400 kV में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा देखने में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त जो लाहौर शहर का जो इस वक्त जो 4100 मेगावाट पे पहुंच चुका है, इस बार इसलिए देखने में कुछ नहीं आ रहा कि लेस्को की जानिब से ये ना तो जो फीडर है वो अपग्रेड किए गए, ना ही उनकी जो बोसीदा तारे हैं वो तब्दील की गई और ना ही ट्रांसफार्मर तब्दील किए गए। क्यों नहीं तब्दील किए गए अदनान? तब्दील इसलिए नहीं किए गए क्योंकि देखे ना कि लेस्को चीफ तो कह रहा है कि मैंने 250 जो सब डिवीजन है वहां पर मैंने ट्रांसफार्मर भिजवा दिए हैं। तब्दील इसलिए नहीं किए गए क्योंकि इनका जो लेस्को वाला है, लेस्को का जो अमला है, वो अगर तब्दील करेगा तो वो लोगों से उनके पैसे आने बंद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडस्ट्री एरिया है, वहां पे जो मल्टीप्लाई फैक्टर तब्दील करके वहां पे लोगों को नवाजते हैं, वो उनका खाता सारा बंद हो जाएगा। इसलिए जो उसका सारा बोझ है वो पड़ता है आम शहरी पे। और इस हवाले से लेस्को ने इसकी 3 कैटेगरियां बनाई है। पहली कैटेगरी की बनाई है कैटेगरी ए, जिसमें इन्होंने रखे हैं उन इलाकों को जो गुंजान आबादी है, जहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं। और दूसरा इन्होंने बनाई है कैटेगरी B, वहां पे जो अंदरून शहर के इलाके हैं वहां पे ये सिर्फ लोड शेडिंग कर रहे हैं 2 से 3 घंटे। उसके बाद इन्होंने बनाया कैटेगरी C, यानी कि जहां पे लाइन लॉसेस ज्यादा है, जहां पे बिजली चोरी ज्यादा है, वहां पे लोड शेडिंग कर रहे हैं। चले मैं इनसे ये पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेस्को का 3rd सर्कल है वो बॉर्डर एरिया है, उसके अलावा जो 1st सर्कल है जो रावी का इलाका है, वहां पे देहात में बिजली चोरी हो रही है। अब एक देहात में बिजली चोरी हो रही है तो वहां के जो 132 kV का जो फीडर है वहां से तो पूरे इलाके को बिजली जा रही है। उसकी जो सजा है वो बजाय उनके कंट्रोल करने के, क्योंकि बिजली चोरी भी ऐसे नहीं होती, बिजली चोरी लेस्को के जो मुलाजमीन है उनकी मली भगत से ही होती है, लेकिन उसकी जो सजा है वो साथ वाले जो गांव वाले उनको मिल रही है, क्योंकि वहां पे 2-2 दिन से बिजली आती नहीं है। ट्रांसफार्मर तब्दील हुए, जो ट्रांसफार्मर है वो तब्दील हुए नहीं, जब ओवरलोड होते हैं ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। और जो लेस्को के मुलाजमीन है बकायदा रिपेयरिंग के भी पैसे मांगते हैं कि जनाब 25 से 30 हजार रुपए खर्चा है, आप हमें। अच्छा अदनान, जरा यहाँ पर रुकिएगा। मलिक ज़हूर आवान साहब, काफी खौफनाक इल्जामात हैं ये। अदनान अजीज हमारे बहुत मोहतरम सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, हर दफा बहुत जिम्मेदारी के साथ वो रिपोर्टिंग करते हैं। क्या वाकई लेस्को के जो मुलाजमीन हैं उनकी करप्शन की वजह से लोड शेडिंग हो रही है? शुक्रिया वैद साहब, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। लोड शेडिंग की काफी वजूहात हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए ये बात लाना चाहता हूँ कि लोड शेडिंग नहीं हो रही है बल्कि लोड मैनेजमेंट हो रही है।
हाँ जी, जो ये हमारा लेस्को का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये बहुत पुराना हो चुका है, इसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा। और जो कंपनी लेस्को कंपनी है वो अपने महदूद वसाइल में रहकर जो है वो इसको अपग्रेड करने की तो कोशिश करती है, लेकिन अपग्रेड इसको जिन्होंने तो नहीं करना। हमारे साथ बहुत से मसाइल हैं, हमारे मसाइल यूनियन हमेशा उजागर करती भी रहती है और इन मामला पे बात भी होती रहती है। नहीं, लेकिन आप मुझे मलिक साहब ये बताइएगा कि जो लेस्को के मुलाजमीन है वो मखसूस इलाकों में फीडर्स ठीक करने के, ट्रांसफार्मर्स रिपेयर करने के मखसूस पार्टियों से पैसे नहीं पकड़ते? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हमारी तो ये कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द हमारे जो मुलाजमीन हैं वो जल्द से जल्द जो है हम बिजली सही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास ड्राइवर्स नहीं है। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब हमारा कोई फीडर बंद हो जाता है, फीडर जब हमारा बंद हो जाता है तो वहां पे हमारे लाइनमैन, एक हमारी जब एक यार्डस्टिक बनती है, एक सार्फिन की एक सब डिवीजन बनती है जिसको एक कहा जाता है कि 10,000 एक सब डिवीजन बनी 20 साल पहले, मिसाल दे रहा हूँ, और 10 साल पहले एक सब डिवीजन बनी, वहां पे सार्फिन की तादाद थी 10,000। अब वहां पे सार्फिन की तादाद हो गई है 30,000, लेकिन स्टाफ उस वक्त का ही है जब से 10,000 था। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जब वो स्टाफ जी जहूर साहब, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, अच्छा, अब जो वो सब डिवीजन है उसकी सार्फिन की तादाद 30,000 हो गई है और सार्फिन की तादाद में दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है, लेकिन स्टाफ जो है वही 20 साल पुराना है। नहीं, आपकी ये सारी बातें ठीक हैं कि लेस्को के पास स्टाफ कम है, लेकिन जहूर साहब ये बताइएगा कि क्या किसी लेस्को मुलाजिम की मिली भगत के बगैर बिजली चोरी करना मुमकिन है? सर, बिजली चोरी करना मुमकिन नहीं है, लेकिन लेस्को के पास, ये वापडा के मुलाजिम के पास कोई सिक्योरिटी भी तो फराहम नहीं गवर्नमेंट कर रही, ना ही लेस्को की इंतजामिया सिक्योरिटी फराहम कर रही है। और स्टाफ की जब शदीद किल्लत है तो वो जाके बिजली चोरी कैसे पकड़ेंगे? नहीं, आपने खुद कहा कि लेस्को मुलाजिम की मदद के बगैर बिजली चोरी नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि लेस्को के मुलाजिम रिश्वत लेकर बिजली चोरों की मदद करते हैं, जिसका खुमियाजा सारे अवाम को भुगतना पड़ता है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। लोड शेडिंग जो है, लोड शेडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। लोड शेडिंग जो है वो बिजली चोरी की वजह से नहीं हो रही, लोड शेडिंग हो रही है फरसूदा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पुराना होने की वजह से। इस वक्त मैं आपसे लोड शेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बिजली चोरी की बात कर रहा हूं। और दोबारा पूछ रहा हूं कि क्या लेस्को मुलाजिम की मिली भगत के बगैर लाहौर के अंदर बिजली चोरी करना मुमकिन है? सर, लोग अपने जोरे बाजू पे करते हैं, क्योंकि लेस्को के पास तो वो जोरे बाजू पे करते हैं, रात को लगा लेते हैं कुंडियां, और लेस्को के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। हमारे पास तो स्टाफ इतना ज्यादा कम है कि हम तो बड़ी बात है। लेस्को के मुलाजमीन को पता होता है कि किसके जोरे बाजू पर कहां से बिजली चोरी हो रही है? ये बिल्कुल पता होता है, उस बाजू को तोड़ने की जगह उस सारे इलाके की बिजली बंद कर दी जाती है। ये पॉलिसी है आपकी? नहीं सर, इस वक्त जो लोड शेडिंग नहीं हो रही, इस वक्त हो रही है सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से, पुराना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होने की वजह से, ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से। और मैं आपसे फिर लोड शेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर के अंदर, खासतौर पर लेस्को के अंदर, किन किन इलाकों में जोरे बाजू इतना ज्यादा है कि वहां पर बिजली चोरी होती है? मुझे उन इलाकों के नाम बताएंगे आप? जी सर, हाँ जी, मैं बताता हूँ। मैं आपको उकाड़े का बॉर्डर एरिया है, उकाड़े का इलाका है, कसूर का इलाका है, वाघा बॉर्डर है, बरकी है, डयारा है, नारंग मंडी है, शेखुपुरा है। ये वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जोरे बाजू पे बिजली होती है और यहीं पे लोड शेडिंग की जा रही है, इसी वजह से कि यहाँ पे बिजली चोरी है। और आप उन लोगों के नाम भी जानते हैं जो बिजली चोरी करते हैं? सर, वो जो उस इलाके में, जो कि हम मतलब कि मरकजी यूनियन की तरफ से बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आप कॉल दें अपने सारे वर्कर्स को कि नाम सबमिट करवाए जाएं कि आपके इलाकों में कौन कौन सा बाजू ऐसा है जिसका जोरे बाजू बहुत ज्यादा है, तो आप तक नाम आ जाएंगे ना? जी सर, हमारे पास नाम आ जाएंगे, बल्कि हमारी जो लेस्को की इंतजामिया है उनको भी उन बाजुओं का पता है
उनको भी उन बागों को पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट से कई मरतबा हमारी क़यादत ने बात की कि वापदा मुलाजिमीन को आप तो कैसे सिक्योरिटी दे सकते हैं मलिक साहब? आप लोग कौन सा इतना खास काम कर रहे हैं? आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हुक्मरानों की वीआईपी प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ड्यूटी होती है, वहां पर पुलिस वाले लगे होते हैं, समझा करें ना मुझे। फिर सर उनसे कर लेना। अच्छा मलिक साहब आप जरा रुकिएगा। अदनान, ये बड़ी अहम बात है कि मलिक साहब ने कहा कि हमें पता होता है कि कहां पर बिजली चोरी हो रही है। उन्होंने इलाकों के नाम भी बताए, उसके बावजूद हमारी पुलिस कुछ नहीं करती वापदा के साथ मिलकर। अब देखिए, वैसे अभी जैसे कि मलिक साहब ने जिक्र किया ना कि बिजली जो चोरी हो रही है वो हो रही है बड़ा कसूर का जो बॉर्डर एरिया है। चलिए मैं इनके सामने इस लाहौर शहर का जो पोश इलाका है उसकी मिसाल और बंदों के जो नाम है वो ऑन दी रिकॉर्ड बताता हूँ। इस चीज का मलिक साहब को पता होगा, वैसे आपको याद होगा मैंने खबर बरे की थी कि जो टेक्निकल तरीके से जो इंडस्ट्री के लिए लेस्को मुलाजमी ने एक पैकेज मुतारफ करा दिया है। आपके इल्म में ये बात होगा बकायदा, क्योंकि आप ये उसको कभी ठीक है। अब टेक्निकल तरीके से चोरी कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल मैकलोर रोड डिवीजन का मैं उसका ऑन दी रिकॉर्ड नाम लूंगा। मैकलोर रोड डिवीजन में इंडस्ट्री एरिया है। मलिक साहब क्योंकि हमारे मोस्ट सीनियर है, हमारे भाइयों की तरह बड़े, क्योंकि इनसे बाज हम भी बहुत कुछ सीख लेते हैं उनसे टेक्निकल तरीके से। अब वहां पे अब एक्सटीएन साहब हैं, अब तो खैर वो अपनी सीट पे नहीं है क्योंकि वो हमारे इस इशू उठाने के बाद वो सस्पेंड हो गए थे। नंबर एक बात, अब अंदरून इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, ये मलिक साहब तो बात कर रहे हैं ना बाहर के इलाकों की। मैकलोर और डिवीजन के एक्सटीएन थे फैजान कादर साहब, मलिक साहब को भी इस बात का इल्म होगा। वहां पे इस टेक्निकल तरीके से चोरी की जा रही थी कि वहां पे अब बकायदा 3 साल का ऑडिट हो रहा है और वहां पे पूरे एक्सचेंज भी सस्पेंड है, आरओ भी सस्पेंड है, नीचे वाला अमला सस्पेंड कर दिया रेस्को जी ने। हम उस खबरों के बाद इशू क्या हुआ, वहां पे चोरी किस तरीके से हो रही है देखिए, जैसे कि अवाम को बनाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के एक इंडस्ट्री है, उसका कनेक्शन पास जो लोड हुआ है वो 720 मल्टीप्लाई फैक्टर लोड उसका पास हुआ है। उसका बिल 720 मल्टीप्लाई फैक्टर का उसका जो लगा है मीटर पे, उसका जब हर माह जब रीडिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल 5000 यूनिट चले हैं, उस 5000 को आप जरब दें 720 के साथ, 720 का जो पैसे बनेंगे वो 22 रुपए के हिसाब से यूनिट है, उसके साथ जरब दे वो ये रकम बन रही है तकरीबन 50 लाख रुपया, यानी कि इंडस्ट्री का बिल आ रहा है 50 लाख रुपया। अब यही एक्सचेंज साहब क्या कर रहे थे, यही जो वापदा के जो लेस्को के अफसरान है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उनके डॉक्यूमेंट से हर चीज मैंने बकायदा उनको दिखाई थी, जिसके बाद ये मामला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जो 720 मल्टीप्लाई करके उसको तब्दील करके कहीं 60 कर दिया है, कहीं 80 कर दिया है। अब एक रीडिंग चली है 5000, उसको आप बजाय 720 के उसको जरब दिया 50 के साथ, आपका बिल तो 50 लाख से 25 लाख पे आ गया, 10 लाख तक जेब में चला गया। ये करप्शन किस तरह से हो रही है, इसमें भी रेस्टो के अपने अफसरान। मलिक साहब आप ये सारी बात सुन रहे हैं? जी जी मैं सर बात सुन रहा हूँ, जरा इसके ऊपर कमेंट करेंगे आप? हाँ जी सर बिल्कुल मैं कमेंट करूंगा। मैं ये इस बात पे अदनान साहब जो ये बात कर रहे हैं, देखिए सर एक तालाब में एक जो मछली गंदी होती है ना, उस एक गंदी मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है, ठीक है। लेकिन आल पाकिस्तान वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सीबीए की 50 साला तारीख में कभी भी यूनियन ने किसी बिजली चोर की हमायत नहीं की है। ये अदनान साहब भी जानते हैं और पूरा मीडिया भी जानता है। हमने हमेशा बिजली चोरी की मुखालफत की है और बिजली चोरी हमारे जो कारकुनान है उन्होंने बिजली चोरी पकड़वाई है। लेकिन अगर किसी एक गंदी मछली ने इन्वॉल्वमेंट की है तो उसको गवर्नमेंट सजा दे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। अच्छा, आप लोगों ने कभी बिजली चोरी के ऊपर हड़ताल की है? नहीं सर कुछ साबित कर दे। नहीं, यही तो बात है कि आप लोगों के नजदीक बिजली चोरी कोई मसला ही नहीं है। अगर आप लोगों की तनख्वाहों का कोई अलाउंसेस का मसला होता तो आप लोग फौरन हड़ताल पे आ जाते, क्योंकि बिजली चोरी आम आदमी का मसला ही नहीं। आप लोगों ने चोरी नहीं की, लेकिन आपने उस बिजली चोरी के खिलाफ कभी हड़ताल की कॉल दी है? सर हम बिजली चोरी के खिलाफ हड़ताल की कॉल देते हैं और एहतजाज भी करते हैं। ये एहतजाज करते हैं कि हमने बिजली चोरी पकड़नी है, हमारे बंदे बिजली चोरी पकड़ने जाते हैं, उनके साथ उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लिहाजा हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, प्रॉपर सिक्योरिटी, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं इदारों में। हमने ये गुजारिश की, जैसे सुई गैस में भी है और पुलिस में भी और रेलवे में भी है, लेकिन वापदा एक इतना बड़ा इदारा है, यहाँ पे सिक्योरिटी फराहम ही नहीं की जाती। लेकिन ये कोई नहीं हमारा इंतजामिया का बंदा कह सकता या गवर्नमेंट कह सकी कि कभी सीबीए यूनियन ने किसी बिजली चोर को, वापदा मुलाजम को कोई बिजली चोर इन्वॉल्वमेंट सहूलत कर पकड़ा गया है और यूनियन ने कभी उसकी हमायत की है। अदनान साहब से ये बात आप तस्दीक कर लें कि अब यूनियन ने कभी उसकी हमायत नहीं की है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए तो पाकिस्तान में से बिजली चोरी का खात्मा हो सकता है? बिल्कुल खात्मा हो सकता है और हुकूमत हमारा पूरा साथ दे और हुकूमत हमें स्टाफ फराहम करे साथ। अच्छा ये बताइएगा मलिक साहब के डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम में क्या क्या खामियां हैं?
सर डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारा सिस्टम है वो देखें, ग्रिड भी पुराने हैं और उसका जो एचटी सिस्टम है वो भी पुराना है, एलटी सिस्टम भी पुराने हैं। हमारी जो कंपनी है लेस्को की, जो हमारी इंतजामिया है, वो मिलके वो कोशिश करके जितने उनके वसाइल हैं उसको वो अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिन्होंने तो नहीं करने सर। जब स्टाफ ही नहीं है, 5-5 लाइनमैन एक दफ्तर में काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत है 30-30 लाइनमैनों की, 30-30 हजार सारिफ है, ठीक है ना। और एक चीज सबसे मजे की बात, आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एसडीओ की जगह पे लाइन सुपरेंट तैनात किए हुए हैं, और जब लाइन सुपरेंट नहीं होंगे तो उनकी जगह पे लाइनमैन को तैनात कर दिया जाएगा एज ए लाइन सुपरेंट। फिर उसके बाद टेलीफोनिस्ट नहीं है, उनकी जगह पे एएलएम को तैनात किया हुआ है, ठीक है। ड्राइवर की जगह पे जी मलिक साहब आपकी बात सुन रहा हूं। अच्छा, उसके बाद लाइन सुपरेंट की जगह पे लाइन सुपरेंट की जगह पे लाइनमैन को तैनात किया हुआ है, टेलीफोनिस्ट की जगह पे एएलएम को तैनात किया हुआ है, ड्राइवर की जगह पे एएलएम को तैनात किया हुआ है, क्लर्क की जगह पे एएलएम को तैनात किया हुआ है। और पहले ही स्टाफ इतना कम है, तो बिजली लोगों की जब खराब होती है, ऊपर से जब ट्रांसफार्मर जल जाता है, जब ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो जब ट्रांसफार्मर भी इस सिस्टम में मौजूद नहीं होगा तो जब ये भी चीज करप्शन का सबब बनेगी। जो अदनान साहब ये बात कर रहे थे ना कि लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, तो जब लाइन 25 से 30 हजार रुपए मांगे जाते हैं फी ट्रांसफर। सर, तो जब लाइन सुपरेंट जो है वो खुद ट्रांसफार्मर रिपेयर करवाएंगे, कंपनी की तरफ से उन्हें ट्रांसफार्मर मुरम्मत के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे या उन्हें ट्रांसफार्मर नहीं दिए जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? 20-20 साल पुराने ट्रांसफार्मर सिस्टम में लगे हुए हैं, तो उनको वो मुरम्मत करवाने के लिए वो फिर करप्शन का सबब बनता है। नहीं, अगर आप लोग पैसे लेकर वो ट्रांसफार्मर मुरम्मत कर सकते हैं तो बगैर पैसे लिए भी तो कर सकते हैं ना। तो सर ट्रांसफार्मर कहाँ से आएगा? हमने लोगों की बिजली तो चलानी है। हमारे दफ्तरों में वैसे ही इतने ज्यादा जुलूस आ रहे हैं, मीडिया इसको बात को उजागर कर ज्यादा से ज्यादा छाटता है कि फलां दफ्तर जल गया, फलां दफ्तर जल गया, फलां दफ्तर जल गया। तो उसकी वजूहात यही है। उसकी वजूहात ये मैंने आपको बता दी है कि एसडीओ नहीं है दफ्तरों में, एसडीओ की जगह पे लाइन सुपरेंट लगे हुए हैं, लाइन सुपरेंट नहीं है, लाइनमैन लगे हुए हैं, टेलीफोनिस्ट नहीं है, एएलएम लगे हुए हैं, ड्राइवर नहीं है। और मलिक साहब आखिरी सवाल, पिछले 2 सालों में लेस्को के मामलात में कोई बेहतरी नहीं आई है? ये लेस्को के मामलात में बेहतरी नहीं आई है क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है। सबसे ज्यादा जो देखिए इसकी जो इस्लाहात हो सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि हमें करेने दी जाए, गाड़ियां नहीं है, करेने नहीं है, और हमारा जो स्टाफ है उसको पूरा किया जाए, और सबसे जो अहम बात है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक ज़हूर अवान साहब। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा कि जब भी आप हुक्मरानों को कीमती गाड़ियों में घूमता हुआ देखें तो इस बात को याद रखिएगा कि हमारा जो लेस्को डिपार्टमेंट है उसके पास कौन कौन से वसाइल नहीं है। मुझे अदनान अजीज़ ये बताइएगा कि मलिक ज़हूर अवान की जितनी बातें हैं आप उनसे इत्तफाक करते हैं? देखिए मुल्क साहब ने भी जैसा कि बात की ना कि ट्रांसफार्मर नहीं है, एनएस को रिपेयर कराना पड़ता है, लेकिन दूसरी जानिब जो लेस्को चीफ है उन्होंने जब मानसून से कबल ही यानी कि जब गर्मियां स्टार्ट हुई थी उन्होंने ये दावा किया था, बकायदा उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी कि तमाम जो लाहौर की जो सब डिवीजन है यानी कि 250 सब डिवीजन बनती है लाहौर की, वहां पे हमने 3 सब डिवीजन 2-2 ट्रांसफार्मर और 7 जो ट्रालियां हैं ट्रांसफार्मर की वो हमने भिजवा दी हैं। ठीक है, मुझे अदनान यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, अब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला इसी टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जिसने हमें पहचान दी, हमारे जज्बों को जान दी, उसी जान से प्यारे पाकिस्तान की खिदमत की हमने ठान ली। इस मुश्किल वक्त में मुगल लैब्स में बाकी तमाम टेस्ट्स के साथ साथ होम सैंपल कलेक्शन फैसिलिटी के बाद अब मुगल लैब्स ऑफर कर रहा है ड्राइव थ्रू कोविड-19 टेस्ट अप्रूव्ड बाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। मेन ब्रांच जौहर टाउन, शादमान ब्रांच ऑपोजिट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड डिफेंस ब्रांच नियर आदिल हॉस्पिटल। खिदमत में मगन, अ प्रोजेक्ट ऑफ मुगल आई हॉस्पिटल ट्रस्ट। जिसने हमें पहचान दी, हमारे जज्बों को जान दी, उसी जान से प्यारे पाकिस्तान की खिदमत की हम। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बिजली चोरी के मामलात पर, लोड शेडिंग के मामलात पर। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुझे अदनान अजीज के अलावा ज्वाइन किया साजिद कासमी साहब ने, सीनियर मजदूर रहनुमा है हाइड्रो पावर यूनियन के। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये इतनी ज्यादा लोड शेडिंग में इजाफा क्यों हो गया साजिद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। बड़ी सिंपल बात है, पहले बहुत गर्मी थी, गर्मी में हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद बारिश तूफान आया, वहां पर हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। आप जो डिस्कस कर रहे थे उसमें 100% हकीकत ये है कि पिछले 10-15 साल से जी साजिद साहब, मैं आपकी बात साजिद साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। रिक्रूटमेंट नहीं की गई। रिक्रूटमेंट बेसिक जो बुनियादी चीज है महकमे को तबाही की तरफ लेके जा रही है, वो रिक्रूटमेंट है। इसमें हमेशा सियासी मुदाखलत ने नुकसान पहुंचाया कि हमारे जो मैनेजमेंट है वो बेबस हो जाती है, वो मजबूर हो जाती है, घबरा जाती है कि ये सियासी प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं करती। नहीं साजिद साहब, रिक्रूटमेंट के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, वाकई स्टाफ की कमी है, लेकिन गर्मी हो तो सिस्टम बैठ जाता है, सर्दी हो तो सिस्टम बैठ जाता है, आंधी हो तो सिस्टम बैठ जाता है, बारिश हो तो सिस्टम बैठ जाता है। ये सिस्टम खड़ा कब होता है? ये फरसूदा निजाम है जी। ये सैल्यूट करें उसको लाइनमैन को जो सिस्टम के नीचे खड़ा है, वो इस फरसूदा पुराने निजाम को संभाले हुए है। क्या करता है? वो अपनी जान देता है, वो अपने बाजू कटवाता है, वो टांगे कटवाता है। उसने सिस्टम को होल्ड किया हुआ है। वो उसको जितना भी बड़ा आप सैल्यूट करें, ग्रैंड सलाम करें, वो कम है कि वो बेचारा महज इसलिए कि उस अपने बच्चों का उसका रोजगार है। नहीं साजिद काज़मी साहब, ये बताइएगा कि वापडा का जो महकमा है वो एक साइंसी महकमा है, इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए काम करते हैं, जज्बे के ऊपर या रूहानियात के ऊपर तो काम नहीं चलता ना। जी बिल्कुल, आप मजाक करवा रहे हैं। मेरी पहले भी इस पे आपसे बात हुई थी कि जज्बे की बात नहीं, जज्बों के बगैर काम नहीं होते। जज्बे होंगे तो शहादतें होंगी और काम का जज्बा होगा। मैं 100% जिम्मेदार ठहराता हूँ तमाम जितनी भी सियासी जमातें आज तक हुक्मरानी करके गई हैं, वो इस महकमे की तबाही की जिम्मेदार हैं। आपको लाइनमैन की, छोटे स्टाफ की बिजली चोरी में इन्वॉल्वमेंट नजर आ जाती है क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग है। आपको करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले, महकमे को नुकसान पहुंचाने वाले, लूटने वाले डाकू, चोर, लुटेरे आप सवाल कर रहे हैं। कौन बिजली चोर है? मैं आपको बताता हूँ बिजली चोर है। आप जिम्मेदारी लें कि जिसको मैं बताऊंगा कि ये चोर है, आप उसको कैप्चर करवाएंगे। आप जिम्मेदारी ले लें। साजिद काज़मी साहब, आप नाम लें, हम उनके खिलाफ आप नाम लें, एविडेंस दें, हम पूरा शो करेंगे। जी, मुल्क का बाअसर तबका, मौजूदा साबका पार्लियामेंटेरियन अभी भी जो बैठे हैं बिजली चोरी में इन्वॉल्व हैं। हमने 12 मरतबा लाहौर में डीपीओ अपना पंजाब असेंबली के सामने चेयरिंग क्लास में सीना तान के हमने कहा है कि बिजली चोर है ये। हमें रेंजर्स ने, कोर कमांडर को हमने मुखातिब करके कहा कि बॉर्डर एरिया में 50 साजिद काज़मी साहब, मैं आपको बहुत जल्द, साजिद काज़मी साहब, मैं आपको बहुत जल्द एक और प्रोग्राम में इनवाइट करूंगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।